हाँ जी बच्चों, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेक्चर 6 यूनिट 3 चैप्टर 1। होमवर्क बहुत केयरफुली देखो। क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा मिसलेनियस में भी 30 से 33 तक आप कर पाओगे। ठीक है। फॉर्मूले एक बार याद कर लेना बेटा। एक वायर वाला और एक सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इतना ध्यान रखना है। उनको एक बार ध्यान से देख लेना है ना। 4 सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनसे तुम्हारे सारे ही ओपन होने में मदद मिलेगी। 21, 23, 26 और 32 तो मैंने बीच बीच में से लिए हैं। फिर जो भी डाउट्स हो वो अपने पोस्ट कर देना। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें कहा गया है ये एक रेगुलर हेक्सागन है, बना हुआ है डायग्राम। इसके सेंटर पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। बहने वाली करंट आई है और इसकी एक साइड जो है वो ए है। एक का मतलब है साइड ऑफ हेक्सागन। अब करने का तरीका तो बहुत ही आसान है बेटा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई। एक वायर का निकाल लो और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 वायर हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है। अब बताओ जरा मुझे सोच के, फाइनाइट वायर की फाइनाइट लंबाई के वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? याद है फॉर्मूला? बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको कईयों बार लगता होगा सर ए नहीं बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं, है ना। तो बेटा वो इसलिए है क्योंकि ए का मतलब है यहाँ हेक्सागन की साइड। मैं यहाँ ए लिख दूँ तो तुम्हारे दिमाग में आएगा शायद यहाँ हेक्सागन की साइड लिखनी है, लेकिन हमें लिखनी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। अब देखो हमें बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी ये वाली डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे वायर तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। इसका नाम मैं आर समझ ले रहा हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम यहाँ आर मान ले रहे हैं। ठीक है। तो आर चाहिए मुझे दूसरे शब्दों में। ठीक है। और एक ये एंगल चाहिए, ये हो गया फाई 1। एक ये एंगल चाहिए, ये हो गया फाई 2। अब हेल्प करो। हेक्सागन में ये एंगल मालूम है, रेगुलर हेक्सागन है तो हर एंगल 60 डिग्री का बनता है, तो ये भी 60 है। ऐसे यही 60, ये 60, ऐसे 6 बार बनेगा ना, तो टोटल आपको पता है 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल 60 है, तो फाई 1 60 का आधा हो जाएगा, यानी फाई 1 हो जाएगा 30 डिग्री और फाई 2 भी हो जाएगा 30 डिग्री। समस्या सॉल्व हो गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की समस्या देखो जरा, यहां ध्यान से देखना। ये आर निकालना है, ये देखो जरा। चाहे तो ये एंगल तुम्हें पता ही है 30 है, तो ट्रिगोनोमेट्री लगा लो। ये ट्राइंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, या तो समझ लो ये वाली साइड भी ए है यहां से यहां तक, और या ये वाली चाहो तो ये समझ लो a/2 है, ये a/2 है, a/2। तो आप चाहे तो बेटा इन दोनों की हेल्प से आर निकाल सकते हो, या ए और आर की हेल्प से भी आर निकाल सकते हो। अब आप बताओ कैसे निकालना चाहते हो। ए से, ठीक है, चलो ए से निकालो। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो देखो लिख देते हैं, कॉस फाई 1 बराबर बेस, बेस यानी आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज माने ए। तो आर की वैल्यू हो जाएगी, बोलो, ए कॉस फाई 1। फाई 1 30 है, तो आर हो जाएगा ए कॉस 30, यानी a√3/2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये एंगल हो गए। अब तो बेटा कुछ नहीं, खाली वैल्यू रख दो तो आंसर पे पहुंच जाओगे। अब वैल्यू रखने की कोशिश करो। चलो बोलो क्या हो जाएगा। b0 बराबर 6 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर, आर का नाम ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, a√3/2।
तो a √3 और बाई वाला 2 ऊपर आ जाएगा, a √3/2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। समझ आ गया? फाई 1 की वैल्यू भी 30, फाई 2 की भी 30। साइन 30 होता है हाफ, और ये भी हाफ, हाफ और हाफ ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो ये तो 1 हो गया बेटा। √3 से 6 को चाहो तो काट सकते हो, काट लोगे? कितनी बार कटेगा बताओ? 6 का मतलब होता है 2 × 3, तो 2 तो है ही, और √3 से 3 कट जाएगा √3 बार। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा B0 बताओ जरा? B0 आ जाएगा μ0/4 I, और देखो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 √3/A। साइन 30 और साइन 30 ये हाफ और हाफ 1 हो गया। अगली लाइन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो कितना आ जाएगा बताओ बेटे, बोलो बच्चों? ये आ जाएगा B0 = μ0/4 पाई 4 √3I/A, और हाफ प्लस हाफ, हाफ साइन 30 हाफ साइन 30, ये 1 हो गया है, तो यही आंसर हो जाएगा μ0/4 पाई 4 √3I/A, और यूनिट होती है भाई साहब टेस्ला। बेटे वास्तव में हमें यहाँ डायरेक्शन भी बतानी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन करंट की दिशा दी हुई नहीं है कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। अगर करंट की दिशा दी हुई होती तो हम फिर राइट एंड पाम रूल लगाकर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते थे, लेकिन दी नहीं है तो मैंने उसको बताया नहीं है फिर। ठीक है, एक सवाल और ले रहे हैं 23, जरा केयरफुल हो जाना बच्चों। देखो ये है सवाल, देखो जरा, देखो ये वायर है, तो एक वायर तो ये है, आप देख रहे हैं एक सिरे पे इनफाइनाइट है और एक सिरे पर पॉइंट है। एक वायर ये है, एक सिरे पे इनफाइनाइट है, एक सिरे पे पॉइंट है, और एक ये सर्कल है। तो कितने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकते हैं ओ पर? आंसर 3 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकते हैं। एक ये वायर का जिसके एक किनारे पर पॉइंट है और एक किनारा इन्फिनिटी पर है, एक इस वायर का और एक इस सर्किल का। तो बच्चों अब ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। आपको B1 की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, B2 की भी और B3 की भी। अगर सब एक ही दिशा में आए तो ऐड कर लेना, और अगर एक ही दिशा में ना आए तो सब्ट्रैक्ट करना। देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन ले रहे हैं इस वायर की, तो जिधर करंट चल रही है उधर अंगूठा कर लिया है। देखो इधर करंट जा रही है, अंगूठा इधर, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो इसकी तरफ उंगलियां फैला दी। धक्का दे सकते हो किधर? ऊपर की तरफ। किधर धक्का दे सकते हो? ऊपर। तो इसकी डायरेक्शन आएगी अपवर्ड्स, निशान बना दिया अपवर्ड्स का। इसकी डायरेक्शन भी सेम है इस वायर की, तीसरी वायर जो है आखिरी, ये भी अपवर्ड्स ही आएगी। अब बात कर रहा हूं इस सर्किल की, ध्यान से देखो, इसमें करंट ऐसे जा रही है और यहां तक जाना है, तो जरा ध्यान से देखना, ये करंट कैसे जा रही है? ऐसे देखो, अंगूठा करंट की दिशा में है, ऐसे जा रही है इस पॉइंट पर। किसी भी जगह देख सकते हो, मैं आपको ऐसी जगह से दिखा रहा हूं जहां से ये डायग्राम कैमरे में साफ आ जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसे जा रही है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां हैं, तो धक्का किधर लगेगा? नीचे। तो बेटा इसकी डायरेक्शन आएगी सर्किल की डाउनवर्ड्स। इसका मतलब यह है सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में बेटा बड़ा होता है इन दोनों वायर्स के मिलाने के बाद भी। तो ये बड़ा है B1, B2 और B3 छोटे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बोलो भाई कितना हो जाएगा? सर्कल वाला मैग्नेटिक फील्ड माइनस वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड, वायर 1 माइनस वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि सर्कल वाला बड़ा है तो जीतेगा कौन? इनवर्ड्स वाला, क्योंकि सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड
वायर से बड़ा होता है। फॉर्मूला लिखेंगे तो समझा भी दूंगा। तो डायरेक्शन आएगी इनवर्ट्स, ठीक है। अब जरा बताओ, सबसे पहले सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, पूरे सर्कल का बताना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बताओ बेटा, 2 पाई अपॉन आर। अब ये वायर है, एक सिरे पे इनफाइनाइट है, तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। कितनी आएगी? आई अपॉन आर। 2 आई अपॉन आर ऐसी वायर होती है जो दोनों सिरों पे इनफाइनाइट हो। ये भी इसी तरह से आ जाएगी, ये वाली वायर, ये वाली भी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। बेटा दोनों आई अपॉन आर क्यों लिखी हैं? क्योंकि एक ही सिरे पर ये इनफाइनाइट हैं, ठीक है। तो आई अपॉन आर, आई अपॉन आर, ठीक है। इन दोनों को आसानी से ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया 2 पाई आई अपॉन आर, माइनस ये दोनों सेम है तो दुगना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और आई अपॉन आर मिलके 2 आई अपॉन आर। डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ये टर्म डोमिनेंट है इसलिए। क्या कॉमन लग रहा है भाई बताओ जरा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है और 2 आई अपॉन आर भी कॉमन है। यहां बचेगा पाई और यहां बचेगा -1 टेस्ला, और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब तुम लोग पहले सोच के बताओ मैंने क्यों कहा था सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। देखो पाई, देखो ये बड़ा है 3.14, इसमें से 1 आसानी से घट जाएगा, तो देखो सर्कल वाला मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है क्योंकि इसमें पाई आ रहा है ना, तो ये बड़ा है। इसमें देखो ये पाई के अलावा 1 आ रहा है तो ये छोटा है, तो इसलिए वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो सर्कल से कम होता है, तो जीत हमेशा सर्कल की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये तुम्हें दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।